जय हिंद दोस्तों, एगोचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के डीए बढ़ोतरी के बाद आखिर फिटमेंट फैक्टर इससे कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसकी बात। 8वां वेतन आयोग के ऊपर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, कौन सी मांग एक और जो मंजूर हो गई है, और उसके साथ मैं बात करूंगा पुरानी पेंशन की। हां जी दोस्तों, यदि सैनिकों को किस हिसाब से पुरानी पेंशन मिल रही है और कौन से विभाग हैं जो पुरानी पेंशन की हकदार हैं और वो मांग कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्यों डीए-डीआर और डीए-डीआर का लगभग यानी जो रिपोर्ट जारी हुई है उससे पता चल गया है कि लगभग ये 60% जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा, और ये डीए का इंस्टॉलमेंट आपका जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 का। जैसे कि आप रिपोर्ट दे सकते हो कि जनवरी 2026 से डीए-डीआर की पुष्टि 60%। अब 8वें फिटमेंट फैक्टर पर इसका क्या होगा प्रभाव। अभी दिसंबर के आंकड़े हैं बाकी, क्या दिसंबर के आंकड़े बढ़ेंगे तो 61% हो सकता है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। जैसा आप देख सकते हो, आपके सामने मैंने एक रिपोर्ट दी है जिसमें जनवरी 2026 से अपेक्षित डीए के ऊपर AICPI IW ने एक इशारा कर दिया है कि 60% मील के पत्थर की ओर यह इशारा है कि इससे डीए नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी यानी नवंबर महीने के जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें 0.5 अंकों की वृद्धि होती है, जो कि 148.2 पे पहुंचते हैं 147.7 से। और इससे जब हम परसेंटेज निकालते हैं उसका डाटा, यानी जुलाई 146.5 था प्लस 1.5 हुआ, और डीए आपका 58 से बढ़कर के 58.53 हुआ। अगस्त में आपका 146.5 से 147.1 हुआ, प्लस 0.6 की बढ़ोतरी, और परसेंटेज 58.94% हुआ। उसके बाद सितंबर में ये 147.1 से 147.2 यानी 0.2 की बढ़ोतरी होती है, जो कि डीए 59.29 पर मोहर लगाता है। अक्टूबर में 147.7 प्लस 0.4 की बढ़ोतरी 59.58 डीए बढ़ता है, और नवंबर 2025 में 148.2 जो कि 0.5 बढ़कर 59.93 हो जाता है। अब माना कि दिसंबर में कुछ आंकड़े आप डाल भी सकते हो, यानी दिसंबर में 148.2 भी रहता है तो भी ये डीए 60.34% जाता है। राउंड ऑफ करने के बाद 60% रहेगा। यदि मैं मानता हूं दिसंबर में 148.2 की जगह 150.2 डाल देता हूं, सीधे 2 अंकों की बढ़ोतरी करता हूं, तब भी आपका डीए 60.53 से ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो आप ये आइडिया लगा सकते हो कि अब 60% पर आपकी मोहर लग गई है। अब ये बात की जा रही है कि डीए को रीसेट किया जाएगा या नहीं, डीए को मर्ज किया जाएगा नहीं। लगभग कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 साल का यानी 18 महीना ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, 6 महीना सरकार लगी, तो हो सकता है कि 50% डीए मर्ज किया जाए या इंटरिम रिलीफ के तौर पर दिया जाए। इस संभावना को नकारा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में ऐसा हुआ है। तो हम आशावादी हैं कि शायद सरकार इस मांग को मंजूर कर ले। तो दोस्तों, ये थी रिपोर्ट जो कि आपको डीए के ऊपर देखा, और इस डीए की घोषणा कब होगी, जैसा कि मार्च तक होगी, फिर ये 2% की बढ़ोतरी अब ये पक्की है। अब इसी के साथ मैं जोड़ देता हूं, यदि आपका जनवरी 2026 में डीए 60% होता है तो फिटमेंट फैक्टर 1.60 होता है। जुलाई 2026 में माना कि 3 से 4 होता है, 3 होता है तो 63 होगा, तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.63 या 64 होगा। जनवरी फिर 2027 में माना कि खूब बढ़ता है, 68 पे जाता है, तो 1.68% आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, और 2028 तक जाते जाते लगभग ये 1.75 से 1.77 तक जाता है। अब इसके ऊपर यदि हम कहते हैं कि कितने परसेंट बढ़ोतरी हो सकती है, कितने 15% बढ़ोतरी हो सकती है, 20% बढ़ोतरी हो सकती है, 25% बढ़ोतरी हो सकती है, तो यहां पर क्या फिटमेंट फैक्टर लग के आएगा, यानी फिर कौन सा कन्वर्ट होगा जो डीए के हिसाब से बढ़ेगा, जिसमें हमने 15% की उछाल, 20 की और 25 की बात की, ज्यादा से ज्यादा 30 तक खींचते हैं तब भी आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 93 के बीच में, यदि आपका 15
परसेंट होता है और 15 से 20% 1.93 से 98 तक जाएगा, और यदि 25% होता है तो 2.0 और 2.15 जो कि 25 से 30% जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपकी बेसिक पे कितनी है, पेंशन कितनी है। तो आप ये नहीं फिटमेंट फैक्टर के बीच बात बन सकती है, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स जो निकल के आ रही है और इस बात का वो सही तरीके से आकलन कर रहे हैं। अब बात दूसरी आती है, क्या 8वें वेतन आयोग क्या 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है? क्या सरकार उसको वहीं से लागू करेगी? क्योंकि सदन में जो 2 सवाल पूछे गए थे और 3 सवाल थे, पेंशनर्स को लाभ, उन्होंने उस पर हरी झंडी दी। दूसरा उन्होंने कहा इंटरिम रिलीफ की बात, तो उन्होंने कहा सरकार के पास प्रपोजल नहीं है। तीसरा सवाल था क्या 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा? प्रभावी का मतलब है क्या आपको मूल वेतन का, मूल पेंशन का एरियर भी मिलेगा, यानी 1 जनवरी 2028 में आप घोषणा करते हो। तो इसके ऊपर टालमटोल किया था वित्त राज्य मंत्री जी ने, और वित्त राज्य मंत्री से फिर होती है लगातार मीटिंग, और जैसा आप देख सकते हो फिर रिपोर्ट क्या कहती है, यानी ओपीएस बहाली 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर ऑल इंडिया एनपीएस फेडरेशन उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि मंडल यानी श्री पंकज चौधरी जी से मिला, जो कि अभी वित्त राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्होंने कहा सभी मुद्दों का हल निकाला जाएगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से प्रतिनिधित्व मंडल की हुई वार्ता, ये आप देख सकते हो, इसकी बातचीत होती है। अब मीडिया खबरों से एक खबर निकल के आ रही है कि 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी होगा 8वां वेतन आयोग। सरकार ने साफ कर दिया है कि 8वां वेतन आयोग की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। इसका मतलब है कि नई सैलरी जब भी लागू होती है उसकी गणना इसी तारीख से होगी, और ताकि आपको इसका सैलरी से बढ़ा हुआ हिस्सा एरियर के रूप में 2 साल का आपके खाते में आएगा। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ये रिपोर्ट मैंने आपके साथ साझा की। हाँ जी दोस्तों, तो ये थी बात आपको डीए-डीआर की बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी और 8वें वेतन आयोग का एरियर कब से मिलेगा। अब मैं बात करूंगा पुरानी पेंशन को लेकर, बड़ा मुद्दा है, और यह मुद्दा हमारे खासकर सीएपीएफ हमारे भाई यानी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्धसैनिक बल, जिसमें कहा गया है ये सशस्त्र बल हैं, यानी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तरह, जैसा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया, और इनको भी कंसीडर किया जाना चाहिए पुरानी पेंशन के तहत। लेकिन यह मामला फिर स्टे लग गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप आया जब उनसे पूछा कि सशस्त्र बल में डिस्क्रिमिनेशन क्यों, यानी भेदभाव, यानी आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन। सेना और अर्धसैनिक बलों में दोनों का कर्तव्य देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, दोनों ही कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, दोनों को ही सशस्त्र बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। केवल प्रशासनिक मंत्रालय रक्षा बनाम गृह, ये रक्षा मंत्रालय के अंदर आते हैं, ये गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं। अलग होने से आधार पर पेंशन जैसे महत्वपूर्ण लाभ में भेदभाव करना संविधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? अखिलेश प्रसाद बनाम मिजोरम सरकार ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुका है कि सीआरपीएफ एक सशस्त्र बल है। अब कानून और संवैधानिक सभी दृष्टि से अर्धसैनिक बल भारत सरकार का सशस्त्र बल है, पुरानी पेंशन का असली हकदार है। अब ये मामला उठता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन बहाली के लिए उन्होंने एक वर्डिक्ट उनके फेवर में दिया गया था, और इसके ऊपर सरकार ने स्टे ले लिया। जब उनसे पूछा गया कि आर्मी वालों को पुरानी पेंशन है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि आर्मी के जवान जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं 18 से 20 साल करके। जैसा सरकार ने कोर्ट में जो काउंटर एफिडेविट दिया उसमें कहा गया है कि सेना की नौकरी 18 से 20 साल होती है, इसलिए उनको एनपीएस से बाहर करके पुरानी पेंशन में रखा गया, जबकि सीएपीएफ की नौकरी 60 साल होती, इसलिए अब ये दे दिया। अब यहां पर फिर धाड़ धाड़ सवाल जाते, सवाल क्या जाते हैं? सेना के अंदर सेना के अधिकारी भी 54 से 60 साल करते हैं, तो उन्हें पुरानी पेंशन क्यों? जब वन रैंक वन पेंशन, जैसा इन्होंने वन रैंक वन पेंशन की भी मांग की, तो उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन भी, यानी जिसका भी आधार वही था कि सेना के जवान जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं, लायबिलिटीज होती है और हर 5 साल बाद इनकी पेंशन में रिवीजन हो जाना चाहिए। और लेकिन जवानों के लिए है तो आखिर जो पुराने अधिकारी हैं 54 से 60 साल जाते उनके लिए क्यों? अब इसके लिए कोई जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ बात कंधे, यानी कंधे पर बंदूक रखी जाती है हमेशा। सेना के जवानों को सेना कहकर के, यानी इनकी एज
इनका काम, और लेकिन मलाई कोई और खा लेता है। तो अधिसूचना में कार्यकाल का जिक्र न होना, 22 दिसंबर 2003 में एनपीएस का जो सिस्टम निकला था उसमें सीधा सीधा ये जोड़ दिया गया है कि सैनिक 18 से 20 साल में रिटायर्ड होते हैं, अर्धसैनिक बल 60 साल में होते हैं। अब इसके लिए क्या है, अब जरा आप सुनिए। समान कार्य सेवा की शर्तें, दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि सीएपीएफ भी सेना की तरह कठिन परिस्थितियों में रहती है और 60 साल वाला कोई क्लोज नहीं होना चाहिए। सेना में भी 60 साल की सेवा, यह तर्क भी अधूरा है क्योंकि सेना में कई अधिकारी जेसीओ 54 से 60 वर्ष की आयु तक सेवा देते हैं। यदि कार्यकाल भी आधार होता तो सेना के उन अंगों को भी एनपीएस लागू होनी चाहिए जो लंबी सेवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस बात से सहमत हैं कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुरानी पेंशन में शामिल हो जाना चाहिए। ये मेरी पहल है। हम चाहते हैं कि उन्हें भी सशस्त्र बल की तरह यानी सैनिकों की तरह कठिनाई होती है और उनके भी वेलफेयर हैं, पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आपका क्या कमेंट से जरूर करें। धन्यवाद।